हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा मैंने 3 लेक्चर लिए हैं, मैंने भी चैप्टर 5 पर। एक दिन लगाया था हमने बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बारे में जाना। अब वो फिर दूसरा लेक्चर लगाया ट्रेड ई बिजनेस की बेटा, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखी, एडवांटेज लिमिटेशन जो भी बोल लो बेटा, ठीक है ना। तीसरा लेक्चर लगाया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, देखा हम कैसे कर सकते हैं, जब हमने बात रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर और पेमेंट की करी। और बाबू उसी लेक्चर में हमने ई बिजनेस रिस्क की बात कर ली, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन रिस्क और डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क और रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। जहाँ कल मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया, ठीक है ना। अलाउ 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 करके चलना है आपको सब चीजें, लोकेशन, ठीक है जी बाबू। 3 बातें मैं कर चुका हूं। अब इस चैप्टर में लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक और कोई है नहीं। एक मुझे पहला टॉपिक जरूर कराना है बाबू, वरना यहां पर पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास होगी है टॉपिक लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग। बेटा कोई भी एक स्कूल भी अगर रेडी है कराने को, मैं 100% रेडी हूं। मेरा बहुत इंटरेस्ट का टॉपिक है, मैं दिल से चाहता हूं कि मैं वो कराऊं। अब आप देख लेना, आपका कोई भी स्कूल कराए मुझे बता देना, मैं पक्का से वो टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। नहीं कराते, अगर आज मेरे पास टाइम बच गया मैं उसका इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं यार उसके बारे में कुछ पता हो, ताकि 12th में जाओ तो ऐसे ना चले जाओ रोंगे में, ठीक है जी बेटा। जब छोटे बच्चे हमसे प्रॉब्लम पूछते हैं ना, ठीक है ना, और अगर आप कह दो कि ये मेरे सिलेबस में नहीं था, वो समझ जाते हैं कि आपकी क्या कैटेगरी है। कल को छोटा भाई बहन आए पूछे भैया आउटसोर्सिंग क्या होता है, और आपको यार ये तो मेरे सिलेबस से कट हो गया था, तो कहेगा हाँ मुझे पता है, कैसे पास हुआ वो तो, ठीक है ना। तो छोटे भाई बहन सब समझ जाते हैं बेटा। आओ जी सब सामने देखेंगे बाबू। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल पहले पेज से मेरे पास एक टॉपिक रहता है जो कि 20 से 25 मिनट का है। जो टाइम बचेगा वो इंट्रोडक्शन दूंगा मैं एक टॉपिक का जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। भाई अभी आयो, थोड़ा चुप रह लो बाबू। टॉपिक का नाम है ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से किसका स्कोप वाइडर है, तो ई बिजनेस का स्कोप वाइडर है और ई कॉमर्स का। आप बताना जरा, गैस कर दो। चलो अच्छा, क्या कहता है आपका गैस, कौन सी टर्म बहुत बड़ी है, ई बिजनेस बड़ा है या ई कॉमर्स बड़ा है? कुछ कह रहे ई कॉमर्स, कुछ कह रहे ई बिजनेस। बेटा चैप्टर 1 पढ़ा है? बिजनेस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, वन इज इंडस्ट्री एंड अदर वन इज कॉमर्स। कॉमर्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। जो फर्क कॉमर्स और बिजनेस में है वही फर्क ई कॉमर्स और ई बिजनेस में है। मैं बता देता हूं बेटा, ई वर्ड तो सिर्फ ये बता रहा है ना कि ये हो कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हो रहा है। बेटा कॉमर्स इंक्लूड ओनली 2 एक्टिविटी, जस्ट परचेज एंड सेल्स, बस। यानी कि बेटा अगर कोई परचेज और सेल मैं ऑनलाइन मींस से करता हूं, इलेक्ट्रॉनिकली करता हूं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके करता हूं, तो मैं उसे बोल सकता हूं ई कॉमर्स, दैट्स इट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बेटा बिजनेस इंक्लूड एन नंबर ऑफ फंक्शन, इट इज नॉट जस्ट सेल और परचेज। आकाश भी पूछ बाबू, बिजनेस में क्या सिर्फ परचेज सेल आता है? नहीं बेटा, बिजनेस तो एन नंबर ऑफ फंक्शन है, परचेज है, सेल है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस अरेंजमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, अकाउंट्स मेकिंग है, पता नहीं क्या क्या। बिजनेस में तो एन नंबर ऑफ फंक्शन है, सिर्फ परचेज सेल थोड़ी आता है। तो बाबू अगर मैं इन्हीं सब फंक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली करूं यूजिंग इंटरनेट, तो उसको मैं बोलता हूं ई बिजनेस। अब जब मैंने टर्म इतने अच्छे से क्लियर कर दी तो आइडिया लग ही क्या होगा सर किसका स्कोप वाइडर है। बेटा ई बिजनेस इज अ मच वाइडर टर्म देन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या बेटा? सिर्फ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। वैसे ई कॉमर्स, समझ में आती है बेटा बात, किसका स्कोप वाइडर है? आगे बढ़ाएं बाबू, लास्ट टॉपिक है मेरे पास, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। स्कोप ऑफ ई कॉमर्स सब सामने देखेंगे, अगले 15 मिनट का मुद्दा यही है बेटा। ई कॉमर्स में 4 तरीके की ट्रांजैक्शन आती हैं, वन इज B2B ट्रांजैक्शन, देन B2C ट्रांजैक्शन, देन C2C ट्रांजैक्शन, देन इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस।
बाबू क्या मतलब इनका, जहां जहां पर भी वर्ड मैंने बी लिखा है मतलब बिजनेस से है, जहां जहां भी वर्ड सी लिखा है मतलब कस्टमर से है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन, कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन एंड इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस। इंट्रा बी क्या होता है बेटा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम बिजनेस। एक बिजनेस की जब दो डिपार्टमेंट आपस में बात करें, ऑनलाइन मीन्स के थ्रू बात करें, तो बेटा उसे हम बोलते हैं इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस। मेरे पास सबके एग्जाम्पल हैं, सारी के सारी टर्म्स में क्लियर करूंगा। और बाबू ये टॉपिक ऐसा जो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, इसके मैं नोट्स भी दे दूंगा इफ रिक्वायर्ड। ठीक है जी बाबू, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं सी टू सी ट्रांजेक्शन की, जहां पर बेटा बेचने वाला भी कस्टमर हो और खरीदने वाला भी कस्टमर हो, सेलर भी कस्टमर है और बेटा बायर भी कस्टमर है। बेटा बेस्ट एग्जांपल किसी वेबसाइट का मुझे अगर देना हो तो बेटा OLX.com। OLX का नाम सबने सुना है, सब जानते हैं बेटा। वहां पर बेटा कोई बिजनेस अपना प्रोडक्ट बेच रहा है नहीं बेटा, आप ही हो कस्टमर। ठीक है ना, आपका ही एक सामान है, यूज्ड सामान है, आपको लगता है पुराना हो चुका है, बोर हो चुका हूं, जरूरत नहीं है, आप ही क्या करते हो, पिक क्लिक करते हो, पोस्ट करते हो OLX पे, उसकी डिटेल डालते हो और बेटा खत्म कहानी। बाय कौन करेगा, कस्टमर ही करेगा बेटा। OLX पे जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है इट इज बिटवीन कस्टमर ओनली, बेचने वाला भी कस्टमर और खरीदने वाला भी कस्टमर। ठीक है ना जी। अगर कभी आपको कह दे OLX पर होने वाली 3 ट्रांजैक्शन लिखो या C2C होने वाली 3 ट्रांजैक्शन लिखो, तो बाबू 3 ट्रांजैक्शन बड़ी सिंपल है। सेलिंग यूज्ड डैश, सेलिंग यूज्ड डैश, सेलिंग यूज्ड डैश। ये डैश में क्या आना है, कुछ भी लिख देना बाबू, क्योंकि OLX पे बिकता क्या है, यूज्ड चीजें तो बिकती हैं। तो मैं पहली ट्रांजैक्शन लिखूंगा सेलिंग यूज्ड बुक्स, सेलिंग यूज्ड एंटीक्स, सेलिंग यूज्ड मोबाइल फोन, सेलिंग यूज्ड फर्नीचर, कुछ भी लिखो, सब यूज चीजें, सेलिंग यूज्ड फर्नीचर, ये सब चीज तक बेचते हैं हम बेटा। सेलिंग यूज्ड कंप्यूटर, OLX पे यही ट्रांजैक्शन होती है और कुछ होता ही नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है। C2C ट्रांजैक्शंस क्या है बाबू, देन B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। बाबू इसके लिए तो कोई एक प्लेटफॉर्म है ही नहीं, यहाँ पर तो चलो प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन है, यहाँ क्या है, यहाँ तो प्लेटफॉर्म की कोई लिमिटेशन ही नहीं। Amazon, फ्लिपकार्ट B2C के तो एग्जाम्पल है, बेचने वाला बिजनेस है और खरीदने वाले कस्टमर है। ठीक है ना, और मैं नहीं मानता भाई एक प्लेटफॉर्म रह गया है, टाटा क्लिक, अजियो, मिंत्रा, पता नहीं किस किस की बात कर रहे थे हम, अभी कल परसों भी कर ही रहे थे बाबू। अब B2C ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं बाबू, इनका जिक्र करते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे क्या क्या ट्रांजैक्शन दी जाती हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन की जाती है, इसका जिक्र करते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ तो बाबू सेलिंग यूज, सेलिंग यूज, सेलिंग यूज करके तीनों ट्रांजैक्शन निपटा दी, यहाँ ऐसे नहीं निपटाएंगे बाबू। इस प्लेटफॉर्म पे गुड्स बेचे जाते हैं, मैं लिखता हूं सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा B2C ट्रांजैक्शंस, प्लेटफॉर्म का एग्जांपल Amazon या फ्लिपकार्ट, बाबू सामान बेचे भी जाते हैं और आपके घर तक डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं, पहुंचाए भी जाते हैं, ऐसा ही होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक काम तो ये होता है बेटा इन प्लेटफॉर्म पे, और क्या होता है बाबू, सेकंड वन इज आफ्टर सेल सर्विसेज। ये आफ्टर सेल सर्विसेज का क्या मतलब है बेटा, सेल के बाद दी जाने वाली सर्विसेज, जस्ट लाइक गारंटी, वारंटी, EMI ऑप्शन, क्रेडिट ऑप्शन, ये सब सेल के बाद दी जाने वाली सर्विसेज है बाबू। अगर हम Amazon से प्रोडक्ट बाय करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं, मिलती हैं, उधार मिलता है नहीं मिलता, EMI ऑप्शन है कि नहीं है, हैं, गारंटी वारंटी है क्या नहीं है, तो बाबू आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं। क्या फर्क होता है गारंटी एंड वारंटी में, गारंटी मतलब सर अगर प्रोडक्ट खराब हुआ कुछ नहीं, प्रोडक्ट रखो नया प्रोडक्ट ले जाओ, इट इज गारंटी। वारंटी मतलब बेटा अगर आपका प्रोडक्ट खराब हुआ पहली कोशिश कंपनी रिपेयर की करेगी, अगर रिपेयर हो गया तो ठीक, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट रिप्लेस करेगी। गारंटी मतलब सीधा प्रोडक्ट रिप्लेस करेंगे, पूछेगी भी नहीं कारण क्यों कैसे कहां। ठीक है ना जी। इनिशियली जब एप्पल इंडिया में आया था गारंटी देता था, नहीं ना कि वारंटी, पूछता नहीं था कारण क्या है, रखा नया, रखा नया। ठीक है जी, अच्छा लग रहा सुनने में, दोबारा शुरू कर दे। बाबू तुम हो इंडियन हो, उसको पता लग गया, 2 साल दे के देख ली उसने गारंटी,
उसको पता बर्बाद हो जाएगी कंपनी, जो कभी बर्बाद नहीं हुई, उन्हें छोड़ दिया। अगर क्लोज करना एक ऐसी, तो बाबू B2C दो ट्रांजैक्शन का मैंने जिक्र किया, जो हम B2C ट्रांजैक्शन करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अभी तक बात समझ में आ रही है? और कोई ट्रांजैक्शन आप बताओ। वैसे बता सकते थे, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन कह लो या ग्रीवेंसेस कह लो, कंप्लेन कह लो या ग्रीवेंसेस कह लो। बेटा B2C ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन आती है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन। बाबू अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू है आपको, तो क्या बेटा कस्टमर केयर नंबर है अमेज़न फ्लिपकार्ट का, क्या आपकी कंप्लेन सुनी जाती है? बेटा सुनी जाती है। तो यानी कि बेटा B2C ट्रांजैक्शन होती है कुल मिला के 3, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कुछ भी लिखो इसका नाम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोनों बातें क्लियर है, B2C और C2C? पक्का से सुनानी है आपने, क्योंकि आज ही इसलिए अच्छे से देख लो। हाँ कहीं 5 मिनट बाद पूछो प्रॉब्लम, ठीक है? पहले गाल पे एक लगेगा फिर बताऊंगा प्रॉब्लम, ठीक है जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी आगे बढ़ाते हैं, B2B ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। बेटा वेयर बिजनेस इज द सेलर एंड बिजनेस इज द बायर, जहां बेटा बिजनेस ही खरीदार है और बिजनेस ही बिकवाल है। बेटा बेचने वाला भी बिजनेस, खरीदने वाला भी बिजनेस। क्या ऐसी भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है? बेटा ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई स्पेसिफाइड बेटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बस आप ये कह सकते हो ऐसी ट्रांजैक्शन मेल के थ्रू होती है। बाबू ईमेल के थ्रू होती है। बेटा बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? मैं पहले एक काम करता हूं, 3 ट्रांजैक्शन के नाम लिख देता हूं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। बाबू ट्रांजैक्शन है इनवाइटिंग टेंडर, नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन। प्लीज मेरी तरफ देखना। बेटा एक बिजनेस का नाम लेता हूं, बिजनेस का नाम है ह्यूंडई। बाबू ह्यूंडई कार मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में और बेचता है। एक बात बताओ, कार में जितने भी पार्ट्स है सारे खुद बनाता है ह्यूंडई? टायर ह्यूंडई के टायर, स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम ह्यूंडई का म्यूजिक सिस्टम, एसी ह्यूंडई का एसी। सर आपको पता है ये तीनों जो मैंने नाम लिए ये ह्यूंडई खुद नहीं बनाता, ना टायर ना स्टीरियो ना ही बेटा एसी। अब टायर के लिए ह्यूंडई क्या करता है, हर साल करता है, और आपने ऐसा देखा भी होगा। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा आपको। बाबू ह्यूंडई को ना इस बार एक्सपेक्टेशन है कि इस पूरे साल भर में वो 2 से 3 लाख कार बेचेंगे। मान लो एक फिगर 2 लाख मान लो, ठीक है? कि 2 लाख कार बेचेंगे वो। बेटा यानी कि कुल मिला के टायर की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 10 लाख। 2 लाख कार बेचेंगे बेटा, 4 टायर वैसे एक स्टपनी, ठीक है जी? टोटल 5 टायर चाहिए हर गाड़ी में, मतलब 10 लाख टायर। बाबू उसमें जितने भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं सबको मेल लिखी कि मैं इस पूरे साल भर में आपको 10 लाख टायर का ऑर्डर दूंगा, आप मुझे बताओ किस प्राइस पे सप्लाई कर सकते हो। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बात कर रहा है, ठीक है नी? बाबू हम क्या कर रहे हैं, टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। टेंडर इनवाइट करने का मतलब क्या होता है बेटा, कोटेशन मांगना कि आप किस प्राइस पे सप्लाई कर सकते हो, क्या प्राइस पॉइंट है आपका। बाबू आपने अपनी लिमिट बता दी, क्वांटिटी बता दी 10 लाख। इंडिया में बेटा टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत अच्छी अच्छी हैं और बहुत सारी हैं, बट ये है MRF टायर बहुत पुराना नाम, सीएट टायर अच्छा खासा नाम, राल्को टायर, गुड ईयर, ब्रिजस्टोन, अपोलो टायर, मिशलिन, 7 नाम तो बहुत तगड़े हैं मार्केट के, और भी ऐसा हो सकता है एक दो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है? वैसे ह्यूंडई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गुड ईयर के साथ है। नहीं चल रहा है, हर साल अलग हो जाता है ना, हर साल अलग होता है। कई बार आप ह्यूंडई की कोई और पुरानी कार देखो, ब्रिजस्टोन के भी टायर मिलेंगे आपको 100%, गुड ईयर के भी मिलेंगे, ठीक है जी? और अपोलो के भी मिल जाएंगे। हर साल कॉन्ट्रैक्ट बदल रहा है ना भैया, टेंडर इनवाइट हम हर साल करते हैं। तो हमने क्या किया, सारों को मेल लिख दी कि आप बताओ हमें किस प्राइस पे सप्लाई कर सकते हो। सबका रिवर्ट आ गया कि हम इस प्राइस पे सप्लाई कर सकते हैं, इस प्राइस पे। मान लो गुड ईयर का सबसे लोएस्ट बिड थी
कि मैं 16,000 में दे दूंगा आपको एक टायर या 20,000 में दे दूंगा एक टायर, ठीक है जी। 20,000 पर टायर उसने मांग लिया। Hyundai ने क्या किया, अब ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि इतना बड़ा बिजनेस हाउस, इतनी बड़ी क्वांटिटी कि आपके बताए हुए प्राइस को हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बार्गेनिंग हर जगह पे होती है, इंडियंस के खून में है बार्गेनिंग। तो बाबू नेगोशिएशन तो होगा ही होगा, नेगोशिएशन सिंपली मींस बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग चल रही है, Hyundai ने कहा जी 20,000 तो थोड़ा ज्यादा है, हम कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको दे भी दें पर हम चाहते हैं कि ये प्राइस पॉइंट थोड़ा सा आप कम कर लो, आप इसको 15-16 में एडजस्ट कर लो। तो उनका भी रिवर्ट बैक है जी 15-16 तो नहीं हो सकता, अगर आप हमें ही कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हो तो आपके लिए जो हम मैक्स कर सकते हैं वो ये कर देंगे कि 18 में दे देंगे। तो कहीं ना कहीं 2-4 मेल इधर से गई, 2-4 मेल उधर से गई, नेगोशिएशन बार्गेनिंग के राउंड चलते रहे और एट द एंड 18,000 फाइनल हो गया था। 18,000 10 लाख टायर, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया जी। बाबू ये जब हमने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया, ये हो गया कोलैबोरेशन, मतलब ये हो गई अब पार्टनरशिप, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके साथ कि बस अब आप हमें 18,000 के प्राइस पर 10 लाख टायर सप्लाई करोगे। ये ईमेल कोई लीगल प्रूफ नहीं है। अब क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा बेटा, स्टैम्प पेपर पे लिखा जाएगा, दोनों पार्टीज आएंगी, साइन होगा और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया। जैसे ही जिस दिन साइन हुआ उस दिन हो गया हमारा कोलैब, इकट्ठे हो गए। समझ में आया कि B2B ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्या है? पक्का से क्लियर हो गया? इनवाइटिंग टेंडर, नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन। अभी तक बताओ, B2B क्लियर, B2C क्लियर और C2C क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सुनाना है इसलिए पूछ रहा हूं, समझा भी पाना। आगे बढ़ सकते हैं? अगर एक सेकंड पूछते हैं वो बाबू, बात करते हैं इंट्रा बी ट्रांजैक्शन की, इंट्रा बी कॉमर्स की। बेटा B2B पढ़ा, B2C पढ़ा, C2C पढ़ा, अब बात कर रहा हूं इंट्रा बी कॉमर्स की। इंट्रा, सब जिन्होंने GST पढ़ा है मुझसे अच्छे से पता होगा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पढ़ते थे। इंट्रा मतलब होता था विद इन द सेम स्टेट। सेम बात मैं कर रहा हूं बेटा इंट्रा बी कॉमर्स की। इंट्रा का मतलब विद इन द सेम बिजनेस की बात है। जब बेटा बिजनेस एक ही है, बिजनेस के अंदर के दो डिपार्टमेंट आपस में ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं सारी की सारी, बेटा ये बात चल रही है इंट्रा बी की। आपको ये लग रहा होगा कि एक बिजनेस के दो डिपार्टमेंट आपस में ऑनलाइन क्यों बात करेंगे, सामने नहीं बैठे होते दोनों मैनेजर? बेटा नहीं, बहुत सारे केसेस में नहीं, सामने होते ही। आप दूसरे सिटीज में हो सकते हो, एक ही सिटी में बहुत दूर दूर हो सकते हो, तो आपको इसलिए जरूरत पड़ती है बेटा ऑनलाइन सब चीजें डिस्कस करने की। एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक सेकंड और पूछो बाबू, एग्जाम्पल समझना आराम से। बेटा एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि अगर एक सेकंड और हो सकता है बाबू, सब सामने देखो, एक बात बताओ, आप कोई बिजनेस हो और एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो बेटा शहर के बीच में, अलाउड होता है? बिजनेस हो, एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो शहर के बीच में, अलाउड होता है? नहीं होता। रेजिडेंशियल इलाके के आसपास ऐसे भी पॉल्यूशन करना अलाउड नहीं होता। तो अगर आप देखते हो ना बेटा, ज्यादातर बिजनेसेस बेटा शहरों के आउटस्कर्ट में लगे होते हैं, या शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, या बेटा गांव में लगे होते हैं। लेकिन बेटा एक बात समझो, अगर आप शहरों के बाहर लगे हो, शहरों के आउटस्कर्ट पे लगे हो, गांव में लगे हो, मार्केटिंग कहाँ करोगे? सामान कहाँ बेचोगे? मार्केटिंग भी बाहर करोगे? मार्केटिंग से तो कुछ भी नहीं होगा, बाहर ऐसे बंदा ही नहीं रहते वहां पर कोई, ठीक है? जानवरों के लिए तो कर नहीं रहे होंगे मार्केटिंग। तो बेटा मार्केटिंग करने के लिए तो शहर के अंदर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना शहर के अंदर। बेटा इसी वजह से ज्यादातर बिजनेस हाउसेस में ये होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाहर है शहर के और मार्केटिंग डिपार्टमेंट शहर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आधी बात से ऐसे बात काम भी नहीं चलेगा आपका। बाबू एक स्कूल जो बना था, अब खैर खत्म भी हो गया, जी स्कूल है ना, कहाँ बना था? शहर के बाहर, लगभग चुनेटी फाटक के आसपास था, पता है? हाँ वही था। कहाँ किया था बेटा उन्होंने? मार्केटिंग कैसे करी थी बेटा? जिस दिन बन रहा था ना स्कूल, ठीक है ना, बन तो बहुत दूर रहा था, अब पता है सारे तो मतलब पहुंच नहीं पाएंगे, अगर इंटरेस्टेड भी होंगे तो लोग पहुंचेंगे नहीं इतनी दूर, ठीक है ना। अगर कोई क्वेरी भी है तो क्वेरी लेने के भी हिम्मत नहीं करेंगे लोग,
बाबू इन्होंने मार्केटिंग करी कोट रोड से। कोट रोड पर एक बहुत बड़ा बलून लगाया ऑरेंज रंग का, शायद अगर आपको याद हो, ठीक है ना, वहां से मार्केटिंग की शुरुआत करी थी। सेम वे बेटा प्रज्ञान स्थली स्कूल ने भी किया था, और वो भी गंगो रोड पर काफी बाहर है। उन्होंने क्या करा, कोट रोड पर पार्श्वनाथ प्लाजा में एक पर्टिकुलर शॉप रेंट पर ली, सिर्फ इसलिए कि क्या करते थे टीचर्स लोग, मार्केटिंग करते थे किसी पर्टिकुलर रेजिडेंशियल कॉलोनी का आज नंबर है तो वहां मार्केटिंग कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, बता रहे हैं स्कूल के बारे में, और ये भी बोल रहे हैं अगर आपको फर्दर क्वेरी हो तो हमारा मार्केटिंग ऑफिस पर्टिकुलर शॉप नंबर है पार्श्वनाथ प्लाजा में, आप वहां पर आ सकते हो। पेरेंट्स मिलने तक वहां जाते थे। तो बेटा प्रोडक्शन कहां चल रहा है, बेटा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कहां प्रोड्यूस कर रहे हो और मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहां एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपके शहर के ही एग्जांपल है जो मैंने दो दिए। अब मैं इससे और तगड़े लेवल पे एग्जांपल देना शुरू करता हूं बेटा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा एग्जांपल का। एक जगह है बेटा हिमाचल में नोन एज बद्दी, एक जगह है आपके बिल्कुल शहर के आसपास नोन एज भगवानपुर। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना 2004 में एक पॉलिसी लाई कि ना मैं इन दो जगह पर ना टैक्स हॉलिडे दे रही हूँ। टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है, टैक्स की छुट्टी है कि अगर कोई भी फैक्ट्री इन दो जगह पर लगाता है, भगवानपुर में एक पर्टिकुलर जगह इन्होंने डिसाइड कर ली, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बद्दी, वो डिसाइड कर लिया कि इन दो जगह पर कोई भी फैक्ट्री लगाएगा अगले 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना, 10 साल टैक्स छोड़ देंगे। पर आपको बता देता हूं एक ही साल में 1000 फैक्ट्री लगी बद्दी में और 500 लगी भगवानपुर में, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। ठीक है जी, भगवानपुर आपके आसपास का एरिया, बहुत ही पास है एरिया। बाबू 500 फैक्ट्री में से कुछ बड़े नाम, अल्ट्राटेक का भी नाम है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। सिकंदरपुर ये जगह है, भगवानपुर के भी अंदर एक सिकंदरपुर जगह है। मेरे पास 2 इंडस्ट्रीज का यहाँ की काम है, ठीक है, तो आना जाना जाता लगता रहता है। सेम बद्दी की बात बताता हूँ बेटा, ये ना जगह दोनों जंगल थी और बहुत घने जंगल थे। बद्दी के हालात तो ये हैं बेटा, दिन में भी शेर आया कईयों की गाड़ी को के आगे, आज भी ये हालात है। ठीक है जी, तो आप समझो कितना अंडर डेवलप्ड एरिया रहा होगा और सरकार ने डेवलपमेंट किस कदर करवाई, बस ये बोल दिया कि 10 साल के लिए टैक्स छोड़ दिया। अब आप एक सोचो, आप एक ऐसी फर्म हो जिसका टैक्स इस साल का 10,000 करोड़ बैठता है, 10 साल बच जाए 1 लाख करोड़ बच जाए, आप कैसे नहीं फैक्ट्री लगाना चाहोगे ऐसी जगह पर, चाहे फैक्ट्री 20,000 करोड़ में लगे, आप कहोगे लगा ले भाई 1 लाख करोड़ बच रहा है 10 साल में, लगाना चाहोगे कि नहीं। अब बेटा 80,000 करोड़ बचा ना, बहुत बड़ी बात है। अब बाबू अगर आपने फैक्ट्री तो लगा ली, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ है, बद्दी में, जंगलों में, मार्केटिंग कहां करोगे, बद्दी में करोगे। अब समझो ना इस चीज को, मार्केटिंग कहां हो रही होगी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। अगर आप बड़े ब्रांड हो, मार्केटिंग कहां करोगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में करोगे, दिल्ली में कर रहे हो भैया, बेंगलोर कर रहे हो बेटा, मुंबई कर रहे हो, बड़ी सिटीज में कर रहे हो। अब मैं कहता हूं बेटा आपने बहुत सारे सेल्समैन घर घर भेजने शुरू कर रखे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली एनसीआर में ही कर रहे हो मार्केटिंग, ठीक है जी। और बाबू आज की तारीख में आपको पता है कि मार्केटिंग होती कैसे है, लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाया, सैंपल दिखाया, 5-7-10 मिनट बात करी, फीडबैक फॉर्म फिल कराया, जी बता दो, फीडबैक दे दो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है जी। और बाबू 10-15 क्वेश्चन यार हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, टक टिक 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 टिक, चलो जी कस्टमर साइन करता है, जी मैंने अपना फीडबैक दे दिया जी, नमस्ते, हमारे घर से निकलो, ठीक है जी। ऐसे ही होती है मार्केटिंग। बाबू अब रात को सेल्समैन पहुंच रहा है अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना, वो सारे सेल्समैन पहुंच रहे हैं जो अलग अलग इलाके में गए थे, अपने अपने फीडबैक फॉर्म लिख के। बेटा ये फीडबैक फॉर्म एक्चुअलिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं अगर उनसे रिलेटेड क्वेरी होती है। मान लो फीडबैक फॉर्म में एक क्वेश्चन है कि आप हमारे प्रोडक्ट डिजाइन से सेटिस्फाई हो, हाँ तो ठीक, नहीं तो क्यों नहीं, आप क्या चाहते हो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हो, शेप पे हो, कलर में हो, डायमेंशन में हो, ब्ला 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 करके, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। और ज्यादातर ने लिखा हुआ है कि हम आपके प्रोडक्ट डिजाइनिंग से सेटिस्फाई नहीं, हम चाहते हैं कि शेप इसकी ऐसी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। मान लो आप ओवल शेप में प्रोडक्ट ला रहे हो और लोगों ने लिख रखा है कि रेक्टेंगुलर शेप ही ठीक रहती है। 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, रोज के 100 फॉर्म है, 100 के 100 फॉर्म में एक जैसी बात है, अब क्या करोगे बेटा, ये सब चीजें, ये सारे फॉर्म स्कैन करके भेजोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और रिक्वेस्ट करोगे प्रोडक्शन मैनेजर से कि शेप को बदला जाए, ये देखो कितने फीडबैक आ रहे हैं। अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहां बैठा है, बद्दी बैठा है,
और आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिल्ली में। आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, इतने सारे फॉर्म स्कैन करके उनको भेजोगे, देखो तो सही हालात क्या है। क्या रिक्वेस्ट करोगे कि आप चेंज करो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में। अब एक डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, बिजनेस सेम है, इंट्रा बी है बात। एक ही बिजनेस के दो अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में बेटा अगर ऑनलाइन मोड से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं बेटा, इंट्रा बी कॉमर्स का बेस्ट एग्जांपल है। समझ में आती है बेटा बात? चारों बातें समझ में आई, B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। सर चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाता है, ठीक है जी, बस एक आउटसोर्सिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं टच करूंगा एक आध दिन में, केस स्टडी से पहले करूंगा टच, ठीक है जी। कल मैंने आपसे कुछ सुनना है, देखो मैंने 4 दिन में चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि आपका सिलेबस किसी बैल में डिले ना हो और मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाए रिवीजन का भी। सुनाना क्या है पहले ये समझ लो बेटा, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस का डिफरेंस सुनूंगा मैं 6 बेसिस पर, ठीक है जी, 6 बेसिस जो आप सबसे आसान ढूंढ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से सबसे आसान ही कराए हैं जो आपको याद रहे, ठीक है जी। आपको लगता है उससे भी आसान में कोई ढूंढ सकता हूँ वो ढूंढ लेना। 6 बेसिस पे डिफरेंस, पहले बेसिस सुनाओगे, ट्रेडिशनल बिजनेस का मैटर, ई बिजनेस का मैटर, ये सब इंग्लिश में चाहिए मुझे, ये हो गया। इसके बाद बेटा ई बिजनेस के एडवांटेज और लिमिटेशन की हेडिंग्स, सिर्फ हेडिंग के नाम, ठीक है, मुझे मैटर नहीं चाहिए उसका। बाबू एडवांटेज में 5 हेडिंग थी शायद और लिमिटेशन में 6, 11 हेडिंग के नाम, इतना करके आना घर से, ठीक है जी। मैं पहली बार बीएसटी का ऐसा कोई ऑफिशियली होमवर्क दे रहा हूँ कि याद करके आने वाला, मैं हमेशा यहीं बिठा के याद कराता हूँ, पर बाबू टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता चला जा रहा है, धीरे धीरे आप फेल ही आते जा रहे हैं, इसलिए अब थोड़ा सा मेहनत घर पे करनी शुरू करो, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।